खिलाफ केस बहुत स्ट्रांग है और ऊपर से अपोजिशन पार्टी वाले केस को और हवा दे रहे हैं। लेकिन भैया जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने पीआर पूरी तरह से बढ़ा दिया है। हम प्रियेंद्र भैया का नाम बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे। मिश्रा जी तब तक हम बर्बाद हो जाएंगे। और इससे तो यह भी नहीं कि गबन किए हुए पैसे से कम अपना केस तो लड़ ले। भैया जी हमने अपने बहुत सारे पॉलिटिकल दोस्तों को पैसे दे रखे हैं, लेकिन हम क्या बताएं कि इस केस के चलते हमारा फोन कोई उठा ही नहीं रहा है। भैया जी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। एक काम करो तुम मर जाओ। साला हमारी किस्मत खराब थी, दोनों भाई ऐसे हमारी किस्मत में लिखे थे। एक तुम नालायक और तुमसे बढ़कर वो विजेंद्र नालायक। से आ गए नालायक। हेलो, हाँ मैं बस 5 मिनट में उतर ही रही हूँ, बस 5 मिनट। हाँ ओके। आपने मेरे 10,000 रुपए देखे हैं कहीं? हाँ वो मैंने ले लिए, वो मार्केट में कुछ अच्छे शेयर आए थे। पापा आपको पता है वो मेरे कॉलेज असाइनमेंट के लिए था, फिर भी आपने वो सारे पैसे सट्टेबाजी में लगाकर वेस्ट कर दिए। बेटा मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, डबल करता हूँ, डबल। और तू तो ऐसे टेंशन ले रही जैसे हम लोग बड़े गरीब हो। अरे सुरेंद्र भैया से लाके दे दूंगा मैं। पापा प्लीज, हम गरीब ही हैं। आपने तो अपने सारे पैसे सट्टेबाजी में लगाकर वेस्ट कर दिए, इसलिए तो ताऊजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। चल अब ज्यादा मुंह बंद करा, ठीक है? जा कॉलेज जा, शाम तक करता हूँ मैं कुछ जुगाड़। छोड़िए। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। सॉरी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। नो प्रॉब्लम, कम। दो बार तुम्हारा बिजनेस सेट करा दिया, तुमने सब बराबर कर दिया। बीवी के गहने बेच खाए, घर में चोरी करने लगे, शर्म नहीं आई तुमको? चुपचाप चाय पियो और निकलो यहाँ से। हाँ अब तो हमको ही निकालिए घर से बाहर। छोटे वाले आपके लाड रहे हैं, इनको सीने से लगा के रखिए, जो बाहर बड़े बड़े कांड करते फिरते हैं। भैया जी हमने सिर्फ एक ही कांड किया है, एक ही स्कैम किया है, और हमें अपनी गलती मालूम है। छोटे, हम तुम्हारे वो माशूका वाले स्कैम की बात कर रहे हैं, जहां तुम अपना दिल जिगर सब जायदाद उड़ाने में लगे हुए हो। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? सच बात चुप गई ना? लगी कड़वी? अरे पता है भाई साहब आपको, बाहर लड़कीबाजी करता फिरता है ये। बेशरम! भैया ये विजेंद्र भैया झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब पता करवा लीजिए आप, कैसे ये आपके दिए हुए पैसे उस औरत पे लुटाता है। अरे अपनी बेटी से ज्यादा उसके बच्चों को प्यार करता है ये। सुशीला देखो मैं दोनों एक बात अच्छे से समझ लो, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद सब हमारा है। तुमको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। कैसे हो बालाजी? काम हो गया, अभी जल्दी से पैकेट भिजवा दो मेरा। सुशीला घर चलो प्लीज। कम से कम राशि का तो सोचो, तुम्हारे और मेरे झगड़े में राशि पिस रही है। आपको राशि के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसको आपके कारनामों के बारे में पता चलेगा ना, तो उसको आप पे प्यार नहीं घिन आएगी। देखो मैं जानता हूँ कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। सुशीला तुम अगर चाहो तो मैं, तुम और राशि कहीं और चले जाते हैं दूर। मम्मा प्लीज चलो ना, मुझे आपके और पापा के साथ रहना है। चुप कर और वहां जाके बैठवाना, एक चाटा लगाऊंगी। नरेंद्र देखिए, बहुत भरोसा कर लिया आपने, पर अब नहीं, आप जाइए। पापा मुझे आपके साथ भी रहना है। बेटा हम लोग बहुत जल्दी एक साथ रहने वाले हैं।
चल बाहर निकल। अरे 4 महीने से घर का भाड़ा नहीं दिया और 4 मीटर लंबी गाड़ी में घूमता है। 4 दिन दे दो ना, दे देता हूँ ना। अरे इस पे पर अब तू है ऐसी अपने कार में बैठ के निकालना, जल्दी हो जाए। ए, 6 महीने से शेंडी लगा रहा है मेरे को। तेरा काम करके दिया ना मैंने टाइम पे, तो फिर आधा पैसे देने में जान जा रही तेरी। मुझे मेरा पैसा चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। नाहीतर मी काय करेल ना माहित नाही मला। एक्स-एमएलए नरेंद्र यादव के स्कैम के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। हाँ सर 500 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं ये इसको पता नहीं है, और 500 करोड़ का घपला करके आराम से बैठा है। वाह। लेकिन सर ये केस हमें अचानक क्यों? क्योंकि उसकी बेल खत्म हो गई और 4 दिन पहले उसके केस की सुनवाई कोर्ट में थी, लेकिन वो कोर्ट पहुंचा ही नहीं, वो शहर से गायब हो गया। और उसकी बीवी ने 6 दिन पहले उसके खिलाफ किडनैपिंग की केस फाइल की है। सर किडनैपिंग किसकी? अपने खुद की बेटी की। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम लोग हॉलिडे पे जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा, चलो। पर पापा मम्मा को तो आने दो, ये सब साथ में जाएंगे ना। अरे बेटा मम्मा को हम मार्केट से पिक कर लेंगे। राशि! 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 बेटी को लेके भागा है, इसका मतलब उसका लंबा भागने का प्लान है, शायद इस स्टेट से या देश से। हो सकता है। ये नरेंद्र यादव की फाइल, इसमें सारे उसके डिटेल्स है, फोन नंबर, लोकेशन, कार नंबर, सब कुछ। ये तो श्योर है कि वो केस से बचने के लिए कोर्ट से भागा है, लेकिन डीसीपी साहब का ऑर्डर जल्द से जल्द इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। राइट सर, बताइए कहाँ से शुरुआत करें? इस केस को हमें अलग अलग 2 केसेस की तरह हैंडल करना होगा। अगर नरेंद्र का केस पॉलिटिकल स्कैम है तो वो कहाँ छुपा होगा, कहाँ भागा होगा, इसका क्लू हमें उसके पॉलिटिकल लाइफ से मिल सकता है। और उसने अपने बच्चे को किडनैप किया है तो बच्ची तो उसके पास सेफ हो सकती है, लेकिन इस केस को हमें सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना होगा। सर ये नरेंद्र का बड़ा भाई, उसका एक्सीडेंट, इस केस से उसका कुछ कनेक्शन लग रहा है? हो सकता है, लेकिन पुलिस को ऐसे कुछ क्लू नहीं मिले। सर मैंने नरेंद्र की केस फॉलो की तो उससे पता चला कि इसके बड़े भाई ने इसे सरेंडर करने के लिए कहा था, शायद, जिससे बहुत सारे पॉलिटिशियन एक्सपोज हो सकते थे। इसीलिए मुझे लगता है सर ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। अगर ऐसा है खान तो नरेंद्र के जान को भी खतरा हो सकता है। तुम उसके फैमिली की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ निकालो। अगर वो भगा है तो उसके फैमिली को कुछ ना कुछ पता होगा। हर्षा उसके लॉयर से मिलो। साइबर बाबू उसके लोकेशन, कॉल डिटेल सब कुछ निकालो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सोनू तुझे भूख लगी है ना? मुझे भी, लेकिन तू टेंशन मत ले, पापा ने प्रॉमिस किया था वो खाना और मम्मा को लेके जल्दी आएंगे, और पापा अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलते। सर प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए। मेरे पति बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इस तरह से कोई अपनी बेटी को चुराता है क्या? प्लीज मेरी राशि को ढूंढ निकालिए प्लीज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, राशि को ढूंढ के निकालेंगे। सिर्फ आपको हमारी मदद करनी होगी आपके पति को ट्रेस करने में। क्या आपको पता था वो भागने वाले? पता तो नहीं था सर, लेकिन 1-2 बार उन्होंने जिक्र किया था कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको कोई आइडिया था वो फेक पासपोर्ट बनवा रहे हैं? सर जब नरेंद्र पहली बार आए थे तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया सर, लेकिन दूसरी बार जब वो आए थे बहुत पगलाए हुए थे। उनकी लॉयर विश्वास ने उन्हें सरेंडर करने को कहा था। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपकी पार्टी ने पूरा सपोर्ट खींच लिया है। आपको कोर्ट में सरेंडर होने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार केस शुरू हो जाए तो कुछ हो सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको कम से कम सजा दिलवाने की। तुझे हमने पैसे इसलिए खिलवाए थे कि तू हमें कम से कम सजा दिलवाए। देख भैया का सब कुछ मेरा है, देखो जो चाहिए तू ले, जो चाहिए तू ले, तो जेल नहीं जाना। नरेंद्र जी इतना आसान नहीं है। आपका केस पब्लिक हो गया है, पैसा कुछ नहीं कर सकता।
सर मेरे पति के गायब होते ही मैंने उनके लॉयर विश्वास से बात की सर, तब जाके मुझे पता चला कि नरेंद्र कितने डरे हुए थे और उनका भागने का प्लान था सर। नरेंद्र जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन भाभी जी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक और गड़बड़ कर दी। उन्होंने किसी से नकली पासपोर्ट बनवा दिए थे। बाहर देश में कोई आपका रिश्तेदार है जिसके पास वो जा सकते हैं? नहीं सर नहीं। हमने ऐसा सुना था कि आपके पति और उनके पीए चंदू, उनके बीच में झगड़ा हुआ था। यूपी के गांव की गलियों में धूल चाटता फिरता था, तुझको पीए बनाया हमने, ये ऐशो आराम दिए हमने, और तू जाके दुश्मन का पीए बन गया। तेरे को शर्म नहीं आती? एक काम कर, जितना पैसा तेरे पास दिया हमने सब लेकर आ। वो सब तो नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ धोखा देके तू कहीं जा नहीं सकेगा। तेरा गला रेत के ना यही दफना देंगे तेरे को। जुबान कम हिलाया कर नरेंद्र यादव। ठीक है बच्चू, अगर हम जेल जाएंगे ना तो पूरे कैबिनेट को जेल लेके जाएंगे। अगर हम में से किसी का भी नाम आया ना तो आपके नाम के आगे स्वर्गीय लग सकता है, याद रखिएगा। हर्षा, पता करो ये फेक पासपोर्ट्स कहां से बनवाता था। तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया छोड़ के चला गया। और इस संग्राम और गणेश से भी पूछो, लड़की का कुछ पता चला गया। साइबर बाबू, यस सर। इंटरनेट का स्पीड बढ़ा है, इंफॉर्मेशन का स्पीड बढ़ा, चलो बताओ। जी सर, कोशिश जारी है सर। 2 दिन पहले तक नरेंद्र का फोन एक्टिव था। 7 दिन पहले वो पूना में था, फिर हड़पसर, फिर सोलापुर और फिर कोल्हापुर। सर कोल्हापुर में जाने के बाद उसका फोन बंद हो गया सर। ये कोल्हापुर और सोलापुर दोनों कर्नाटक बॉर्डर पे, अगर उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करनी थी वो सोलापुर से जा सकता था, फिर कोल्हापुर क्यों गया? ये बाप बेटी का फोटो सर्कुलेट कर दो, कोल्हापुर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो। पता करो ये नरेंद्र का कोल्हापुर कनेक्शन है क्या। कार की डिटेल्स का क्या हुआ? सर, मुंबई पुणे हाईवे के सारे टोल नाका के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। लेट्स सी। तो नरेंद्र गायब होने से पहले जरूर किसी से मिला होगा, किसी से बात की होगी, उसके कॉल डिटेल्स निकालो, और किसी से मिला होगा तो उसका फुटेज एकदम एमबीबीएस स्पीड से काम करा। सर मैंने कहा था ना, ये सुरेंद्र का एक्सीडेंट नहीं है। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला उस कार का नंबर फेक है। लोकल पुलिस ने बहुत तलाश की लेकिन उन्हें कार नहीं मिली। मतलब एक कार चोरी की हो सकती है, चोर चुरा के भाग रहा था और सुरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर किसी ने इसका एक्सीडेंट प्लान किया। लेकिन मुझे सेकंड ऑप्शन फाइनल लग रहा है। सर कहीं नरेंद्र को अपने लाइफ के ऊपर खतरा महसूस हुआ और वो भाग गया। ये तो नरेंद्र ही बता सकता है। अरे सुनना, वो नया आइटम सॉन्ग सुना है क्या? आय हाय यार, क्या मस्त मॉडल है यार। लेकिन कुछ भी कहो, अपने लावनी गीत से मस्त कुछ भी नहीं। अरे उधर कोई है? इधर रे, कोई नहीं उधर। कौन है रे? अरे हम कुछ नहीं करूंगा। चला बेवड़े, वापस आ इधर, कोई नहीं उधर। अरे यार, मैं तो समझा कि लड़की होगी, लेकिन ये तो बाउली निकली। राशि अरे साइबर, क्या मिला लगा? हाँ सर, मुंबई पुणे हाईवे का सीसीटीवी फुटेज। सर ये देखिए, ये नरेंद्र की कार, सर उसकी बच्ची और वो दोनों ही पूना की तरफ जा रहे हैं। और सर जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनका लास्ट डेस्टिनेशन कोल्हापुर ही है। कोल्हापुर है? कोल्हापुर से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो मोबाइल ऑन हुआ? नहीं सर। वहां का कौन आला है? अरे भवन, क्या बात है, वाह वाह वाह। कब छूटा? अरे अभी पिछले महीने ही छूटा है, रात ही काम शुरू कर दिया इसने।
काम है ना साहब, करना तो पड़ेगा। लेकिन अपन आपसे वफादारी करेगा सब, आई शपथ। वो नरेंद्र का फेक पासपोर्ट बनाया तूने? नहीं साहब। अरे नहीं साहब, बनवाने का था उसको, लेकिन आपने जैसे उसको खर्चा बताया उसको तो घस गई साहब। अरे उसके पास तो पैसा ही नहीं था ना साहब। अपने खुद देखा, उसने अपन के सामने उसके पीए को फोन मारा था साहब। तू पिए मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर चंद्रकांत। तेरे पास मेरा बहुत सारा ब्लैक मनी है, मुझे पासपोर्ट बनवाना है, उस देश से बाहर निकलना है। कौन सा काला पैसा? नरेंद्र यादव ने स्कैम किया और सारा पैसा खुद पर खर्च कर दिया। नरेंद्र की बीवी ने कहा था कि तुम्हारा उसका झगड़ा हुआ था, तुमने उसको थप्पड़ भी मारी थी और तुमने उसको फंसाने की धमकी भी दी थी। हाँ, मैंने थप्पड़ मारा था नरेंद्र यादव को, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। सर, अगर आपको कोई ऐसी धमकी देगा तो आप क्या करेंगे? नरेंद्र तुम्हें और तुम्हारे करंट बॉस नेता को जेल भिजवा सकता था, फंसा सकता था, ये बात तुमको मालूम थी। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने उसको गायब किया। केलकर साहब, ऐसे किसी पर ब्लेम लगाना, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर पर, बहुत बड़ा जुर्म है। अगले बार आइएगा तो वारंट या प्रूफ लेकर आइएगा और मेरे ऑफिस और घर की तलाशी ले लीजिएगा, और अगर चाहे तो मेरे गांव की जमीन को खुदवा कर देख लीजिए, लेकिन वहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो पागल हो गया है। उसमें स्कैम करने की हिम्मत तो थी, लेकिन जेल जाने की नहीं। ये कितना दूध का धूला है और कितना परसेंट क्रिमिनल है पता करो, और ये भी पता करो इसका किसी पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन है क्या, क्योंकि अक्सर ऐसे स्कैम का प्लानिंग नजदीक वाले लोग ही करते हैं, जैसे ये पीए। सर, जिस कार से सुरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ था उस कार की इमेज मैंने फोटोशॉप में क्लियर करवाई। हाँ, ये देखिए, इस कार के पीछे स्टिकर लगा हुआ है, ये मेडिकल वालों का निशान है, 2 सांप और 1 रॉड का। इसका मतलब ये कार किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की हो सकती है। इसकी डिटेल्स सर्कुलेट कर दो, और एक चीज पता करो, एक्सीडेंट से पहले किसी डॉक्टर की किस कलर की कार चोरी हुई थी क्या? जी सर। वो विजेंद्र का एड्रेस का क्या हुआ? मिल गया सर एड्रेस। सर, टूटा हुआ गॉगल मिला है। क्यों ने? यस सर। सर, ये मिला है। टूटा हुआ गॉगल, इस पर ब्लड भी लगा है। ये गॉगल बहुत ही महंगा है, अपने इधर के किसी गांव वाले का नहीं हो सकता। या तो ये विक्टिम का है या फिर किलर का। इसका इंफॉर्मेशन निकालो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो साहब। खोल ना गोपी। देखिए, सुरेंद्र भाई साहब ने आपको यहाँ आने से मना किया है। अरे नहीं रहे तेरे सुरेंद्र भाई साहब, अब हम छोटे भाई हैं उनके, हमें सामान लेना अंदर से। खोल। नहीं भाई साहब, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। इतनी औकात कि हमसे सामान लड़ाएगा? मारेंगे पर। नहीं भाई साहब। क्या चल रहा है रे? क्या हो रहा है? साहब देखिए ना, विजेंद्र भाई साहब जबरदस्ती घर में घुस रहे हैं। आप लोग कौन? मुंबई पुलिस, SIT, आपके दोनों भाइयों का केस हैंडल कर रहे हैं हम लोग। हम आपके घर गए थे तो पता चला आप यहाँ हो, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है आप घर में बलजबरी से घुसे हो। देखिए, हम आपको सच सच बताते हैं, दरअसल हमें कुछ पैसे की जरूरत थी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। चोरी करने के लिए? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? हमने आपकी इंक्वायरी की है, आपको खुद के घर में चोरी करने की आदत थी, इसलिए आपके बड़े भाई सुरेंद्र ने आपको घर से बाहर निकाला था। अब सुरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ, फिर भी पैसों की लालच नहीं गई आपकी। सट्टे की आदत? इसको फिर ये सट्टे की आदत की वजह से दोनों भाइयों को मार नहीं ना डाला? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने तो हमको डायरेक्ट मर्डर ही बना दिया। फिर आप हम पे शक करने के बजाय ना उसकी हीरोइन स्मिता से बात कीजिए जाके। स्मिता? जी हाँ, स्मिता समेल, वो नरेंद्र की बार वाली। बहुत दिनों से चक्कर चल रहा था उनका, वो चाहता तो कोई भी लड़की उसको मिल सकती थी, लेकिन उसका भी दिल आया तो एक बच्चे की मां स्मिता पे। ये कहाँ मिली उसको? 5 साल पहले, वो सैलून में। सर, अभी उनका फेशियल चल रहा है और उन्हें हाफ एन आवर और लगेगा। अब एक काम करिए, मेरी वाइफ को जाके बोलिए कि मैं ऑलरेडी फंस चुका हूँ। तो अब ब्यूटी पार्लर पे इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है? सर प्लीज अब बैठिए ना,
Would you like to have some tea, coffee, juice? No. I'm fine. I'll wait outside. Thank you so much. Yep. अरे, इसकी क्या जरूरत थी? सुशीला मैम हमारी खास कस्टमर हैं, तो उनके पति का ध्यान हमें तो रखना ही चाहिए। आपको देख के लगता है कि आप काफी अच्छा ध्यान देना जानती हैं। फिर से सुशीला ने नरेंद्र को धमकी दी कि अगर उसने अपना अफेयर खत्म नहीं किया तो वो राशि को लेकर घर से चली जाएगी। चली जाएगी तो हमारा रिश्ता भूल जाओ। तुम मेरे पास आए थे। देखो स्मिता, तुमको पहले से ही पता था कि मैं शादीशुदा हूं। अब सुशीला को जब सब कुछ पता चल गया तो मुझे अपने घर को बचाना है। और वैसे भी तो स्मिता, हम दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे थे। एक केस ऑलरेडी चल रहा है, 4 और लगा दूंगी। चीटिंग, रेप, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग। यकीन नहीं हो रहा है ना? स्मिता तुम क्या? बहुत बुरा फंसा दिया नरेंद्र को। स्मिता, मैं स्मिता, नरेंद्र यादव की दूसरी बीवी। मेरा बेटा विजय उसी की औलाद है। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को उसका हक मिलना चाहिए। मेरा बेटा नरेंद्र की बड़ी संतान है और उस हिसाब से नरेंद्र की प्रॉपर्टी का पहला हक मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। अब आप, जनता ही हमारा सहारा है। आप ही हमें हमारा न्याय दिला सकते हैं। नाइस वन आई, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। अब क्या करो बेटा, लाइफ में सबको एक्टिंग ही पसंद आती है। अब देखना, ये आंसू ही हमें जिताएंगे। चुप इधर आ तू। अच्छा तू नहीं आती तो मैं अंदर आ जा। अरे बोलना। तू कब तक अंदर छुपेगी? अरे हाँ, तू मुझसे नहीं बचेगी। सर, ये देखिए, ये स्मिता समेल, नरेंद्र यादव की गर्लफ्रेंड। मेरा बेटा नरेंद्र की बड़ी संतान है और उस हिसाब से नरेंद्र की प्रॉपर्टी का पहला हक मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। ओहो, अभी मैडम को सुरेंद्र यादव की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। लेकिन सर, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये जस्टिस फॉर स्मिता अभियान भी चला रही है। तो हम लोग भी शामिल होते अभियान में। स्मिता जी, आपने जो वीडियो बनाया था ना, वो बहुत बढ़िया था। सर, मैं तो बस अपने बेटे के हक के लिए कर रही थी। क्या उम्र है आपके बेटे की? 17। 5 साल पहले अगर नरेंद्र जी स्कैम करके यूपी से यहाँ आए थे, उस वक्त आप मिली थी, तो 5 साल में इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता है? सर, ये इंफॉर्मेशन गलत है। 20 साल से मैं और नरेंद्र एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग मिले, प्यार हुआ। ये बेटा उन्हीं का ही है। हाँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, इसमें उनका नाम भी है। ये क्या है? आधार कार्ड? मैडम, पड़ोसी मुल्क वाले घुसपैठे अंदर आके फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड बनाते, तो फेक बाप बनने में क्या मुश्किल है? प्रत्येक और शंका ज्ञान का खान दूं। हाँ, अरे आधार कार्ड ऐसा थोड़ी फेक कोई बना सकता है। नहीं, ये सही होगा। एक काम कीजिए, कोर्ट में केस स्टैंड होगा, फिर आपको प्रूफ के तौर पे डीएनए टेस्ट करना होगा। जब साबित हो जाएगा कि नरेंद्र इसका बाप है, तो पूरी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। 1 मिनट सर, उसके लिए नरेंद्र की जरूरत पड़ेगी। तो इनको मालूम होगा ना वो कहाँ है। हाँ, कहाँ है? नहीं सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं वो वीडियो नहीं डालती।
क्या ऐसा तो नहीं कि आपके ब्लैकमेलिंग से तंग आके वो गायब हो गए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में नहीं जानती हूँ कि नरेंद्र कहाँ है। सर, सुरेंद्र यादव का व्हील चेक किया। सुरेंद्र यादव के मर्डर के बाद पूरी प्रॉपर्टी नरेंद्र यादव को मिलेगी। इसे सिर्फ 2 लोगों का फायदा है, एक स्मिता और दूसरा नरेंद्र का भाई विजेंद्र। हाँ खान, नरेंद्र के चेहरे पे उसके भाई के मर्डर का और दूसरे भाई के गायब होने का कुछ दुख दिखाई नहीं दे रहा था। उसको अच्छी तरह से चेक करो। क्या ऐसा तो नहीं कि इसने अपने दोनों भाइयों के साथ कुछ किया हो? सर, मैंने स्मिता के बारे में मालूम किया, विधवा है। ये बच्चे पक्का नरेंद्र यादव के नहीं है। नरेंद्र यादव के गायब होने का फायदा उठा रही है वो, ताकि डीएनए टेस्ट हो ना सके। 1 मिनट। अरे पाटिल बोलो, कैसे हो? सर, मी एकदम मस्त है। सर, आपके लिए एक खबर है। यहाँ सोलापुर में हमें एक डेड बॉडी मिली है। सर, आपके एसआईटी ने जो फाइल भेजी थी नरेंद्र यादव की, मुझे लगता है ये वही बॉडी है। क्या? हाँ सर, इस बॉडी के हाथ पर एक टैटू है राशि नाम का, जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, हम लोग आते हैं वहाँ। सर खान, हर्षा को बोलो सुशीला यादव को इन्फॉर्म करने के लिए। सोलापुर जाना होगा हमें। ओके सर, चल। इन्हें पहचान सकते आप? हर्षा, सर पर किसी भारी चीज से वार किया है, शायद पत्थर से, और गला भी काट दिया है। मर्डर हुए 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन पहले मर्डर हुआ। तो उसका मोबाइल एक्टिव कैसे था कोल्हापुर में? मर्डर स्पॉट पे कुछ मिला? जी सर, एक टूटा हुआ गॉगल मिला था जिसपे खून लगा है। हमने फॉरेंसिक के लिए भेजा है, वो ब्लड इन्हीं का है। मेरी बच्ची राशि, राशि कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? नरेंद्र की बॉडी इस एरिया में मिली तो राशि भी यही कहीं होगी। संग्राम, गणेश बाबू, तुम लोकल पुलिस की मदद से राशि को ढूंढ लो। सर, कार की लीड मिली है जिस कार से सुरेंद्र यादव का एक्सीडेंट किया गया था। सर, एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले 4 डॉक्टर्स की कार चोरी हुई थी। कलर्स और साइन मैच करने के बाद ये देखिए, ये कार सामने आई है जो 4 दिन पहले चुराई गई थी। खान, ये एक्सीडेंट को 6 महीने हो गए। अभी तक तो ये कार के पार्ट्स इधर उधर चोर बाजार में बेचे भी गए होंगे। फिर भी ये कार के डिटेल सर्कुलेट करो, देखो कुछ हाथ में लगता है क्या। सर, सुशीला यादव का कॉल था। उन्होंने बताया कि सोलापुर में उनका एक आम का बगीचा है जिसके बारे में वो खुद भूल चुकी थी। तो शायद वो राशि वहां हो सकती है। एक काम करो, संग्राम और गणेश को लोकेशन पे भेज दो। यस सर। छकुली, अरे देख मैं तेरे लिए क्या लाया, मस्त बिरयानी। अरे मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस प्यार करूंगा। नहीं, तुम बहुत गंदे हो। मेरी मम्मा ने तुम जैसे लोगों के बारे में मुझे बताया है। मैंने सोचा तुझे प्यार से मनाऊंगा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। पापा, बचाओ। राशि, मेरा बच्चा, कैसे है तुम? कैसे हो? थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए। नहीं, ये तो हमारा काम है। तुम्हारे पापा ने क्या कहा था राशि बेटा? उन्होंने कहा था वो खाना लेकर आएंगे, फिर वो आए नहीं। लक्ष द्या जरा कामाकडे। लगा केळकर सर, जिस दिन नरेंद्र यादव मुंबई से भाग रहा था उस दिन वो सबसे पहले अपनी वाइफ के एरिया में गया जहां से उसने अपने बेटी को किडनैप किया। और सर, मैंने क्रॉस चेक किया, अपने सस्पेक्ट लिस्ट में ये जो विजेंद्र यादव है ना,
वो भी उस वक्त उसी एरिया में था। बाकी सस्पेक्ट्स नरेंद्र के आसपास भी नहीं थे। सर उसने हमसे उसका बैंक बैलेंस भी छुपाया सर। कल ही विजेंद्र यादव के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट क्रेडिट हुआ है। अच्छा, पता करो किसने ट्रांजैक्शन किया। यस सर। सर, ये नरेंद्र की पीएम रिपोर्ट। मर्डर 16 नवंबर को 11 से 1 के बीच में हुआ है। पहले पत्थर से सिर फोड़ा गया, फिर चाकू से गला काट दिया। ये नरेंद्र का मर्डर जिसने भी किया है उसने मर्डर होने से पहले उसका पीछा किया होगा। एक काम करो, साइबर से कहो नरेंद्र की कार की सीसीटीवी रूट चेक करे और सीसीटीवी में और एक बात चेक करे, उसके गाड़ी के पीछे की 100 गाड़ियां और आगे की 10 गाड़ियां, इनमें कॉमन कार की लिस्ट निकाले। और सर एक और बात, सुरेंद्र का एक्सीडेंट जिस कार से करवाया गया है उसको पुणे में बेचने की कोशिश हो रही है। आरटीओ में उसके डॉक्यूमेंट्स आए सर। पता करो गाड़ी कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। यस सर। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सुशीला। हमारा परिवार, तुम्हारा परिवार सब खत्म हो गया। अब हम ही लोग हैं एक दूसरे का सहारा। तुम अकेले यहाँ राशि के साथ कैसे रहोगे बताओ? हम एक काम करते हैं, हम प्रियंका को लेके यहीं आ जाते हैं, सब साथ में रहेंगे। कोई जरूरत नहीं, हम अपनी बेटी का ध्यान खुद रख सकते हैं। चाची प्लीज आप समझिए, आप यहाँ अकेले और राशि के साथ आप कैसे? ये भी कह रही है। हाँ। अरे विजय भाऊ, आपको जब भी हम ढूंढते आप यही मिलते हो। अब क्या चाहिए आप लोगों को? हिसाब। आपके बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है उसका हिसाब चाहिए। अरे हमने आपको पहले भी बताया कि वो हमारी सेविंग का पैसा है। तो झूठ बताया, वो प्रॉपर्टी बेच के आया हुआ पैसा है। अपने आपके भाई सुरेंद्र की प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से बेची है, उसका पैसा है वो। लीजिए। नहीं सर, इम्पोर्टेंट नहीं। आपके कारनामे रुकते ही नहीं। 14 तारीख को आप नरेंद्र का पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ लीजिए। अगस्त्य, मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ, मैं पापा के साथ हूँ। देखिए हम पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो उससे पैसे मांगने निकले थे। लेकिन जब देखा कि वो अपनी बेटी को लेकर भाग रहा है तब हम उसके पीछे नहीं गए। सर, डॉक्टर की कार चुराने वाले का पता चल गया। गाड़ी देख, ये गाड़ी तूने बेची है ना, तो चोरी भी तूने की होगी। अच्छा वो, अरे साहब वो गाड़ी जंगल में मिली थी मेरे को थोड़ा पैसे का जरूरत था तो मैंने उठाई और बेच डाली। सच बोल रहे तू? सच बोल रहा हूँ साहब, आप खाली पकड़ मेरे को मार रहे। जा। लोगों को लगता है बहुत डेढ़शान है, लेकिन होते नहीं। सर, वो बेवड़े तुषार कदम की इंफॉर्मेशन निकाली है। उसकी बहन अपने रडार पर है। कौन? स्मिता जी। शादी से पहले आपका नाम था स्मिता कदम और ये आपका भाई तुषार कदम। जहां पर सुरेंद्र का मर्डर हुआ वहां इसका मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी इसने बेच दी। आपके भाई का भरोसा नहीं है आप पे। आप जो उसको कॉल करती थी, मैसेज करती थी, वो रिकॉर्ड करके रखता था। बराबर है ना? तुषार कदम, तेरा खेल खत्म, तेरा खेल चालू। चलो बोलो। नरेंद्र मुझे छोड़ देने की धमकी दे रहा था, इसलिए मैंने उसे ब्लैकमेल किया और वो हो भी गया। पर उसका वो बड़ा भाई सुरेंद्र बीच में टांगने आने लगा। सारी धंधे वाली मेरे भाई को ब्लैकमेल करेगी। देखो, नरेंद्र का पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी पर बन जाएगी। मुझे पता था अगर सुरेंद्र मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र को मिलती और मैं उससे हिस्सा ले लेती। और मैंने ये भी सोचा था कि अगर उसे मार दूं तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसीलिए मैंने तुषार को इस काम पे लगाया। नरेंद्र को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। वो तो मेरे लिए एक लॉटरी टिकट था और मैं क्यों मारूं फिर उसे? सर ये देखिए सर, मैंने नरेंद्र की कार की पीछे की 100 और आगे की 10
ऐसी सारी गाड़ियों की डिटेल्स निकाली। सर उनमें से 5 ही गाड़ियां कॉमन है जो नरेंद्र की कार के आगे पीछे घूम रही थी सर। ये उनकी लिस्ट है और ये सीसीटीवी कैप्चर। लेकिन सर इनमें से कोई भी अपने केस से रिलेटेड नहीं है। इस गाड़ी की डिटेल्स निकालो और इसका मोबाइल लोकेशन। खुश रहो खुश रहो खुश रहो भाई, हमारे दिन फिर गए हैं। अब जो होगा अच्छा ही होगा और बहुत जल्द ही हम तुम लोगों की शादी की तारीख निकलवा देंगे। मैं भी आऊंगा शादी को, लेकिन उसके पहले कोर्ट की तारीख निकालनी पड़ेगी। क्या? अगस्त्या वर्मा। जब मैं नरेंद्र की कार का पीछा करने वाली कार की डिटेल्स निकाल रहा था तो ये नाम सामने आया। मैं सोचा ये नाम कहीं तो सुना है, फिर ध्यान में आया। जब मैं विजेंद्र के घर से निकल रहा था तो प्रियंका के मोबाइल पे कॉल आया था। अगस्त्य मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ, मैं पापा के साथ हूँ। मुझे शक तब हुआ जब कार लिस्ट में तुम्हारा नाम आया, तो फिर हमने तुम्हारे पूरी डिटेल्स निकाली। फिर नरेंद्र का मर्डर सीन फिर से चेक किया तो पता चला कि वहां एक टूटा हुआ एक्सपेंसिव गॉगल मिला है। नरेंद्र के बॉडी को तालाब में डालते वक्त यही गॉगल वहां गिरा था ना। तुम्हारे ऑनलाइन शॉपिंग से भी इसको क्रॉस चेक किया है। मैडम, ये रहा आपका चमचा गोपी, पहचान दे रहे इसको? आपके कॉल रिकॉर्ड में इसका नंबर है। यही आपको नरेंद्र के एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन देता था ना। तो अभी आप कन्फेस करोगे या? अच्छा मैं बताती हूँ सर। वो सुरेंद्र ताऊजी ने हमें बेदखल कर दिया था और उनकी सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र चाचा को जाने वाली थी, क्योंकि हम जानते हैं उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है। एक दिन पापा को नरेंद्र चाचा ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जा रहे थे। जैसे ही वो मुंबई छोड़कर जाने गए, अगस्त्य भी उनके पीछे सोलापुर चला गया। जैसे उन्होंने बाहर निकले कि बेटी के बारे में पता नहीं था। सर राशि उस घर में बंद थी, ये बात हमें पता था। मैंने उसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन वहां पर कुछ शराबी लोग घूम रहे थे तो मैंने रिस्क नहीं लिया। और सर मुझे पता था कि वो या तो फिर अपने आप मर जाएगी या वो लोग उसके साथ कुछ तो करेंगे और उसको मार देंगे, यही सोचा ना? प्रियंका वो तुम्हारी छोटी बहन थी। हाँ, एकदम जा चल। सुरेंद्र ने अपने मेहनत से पैसे कमाए थे, प्रॉपर्टी कमाई थी, लेकिन उसके दोनों भाइयों को बिना मेहनत की प्रॉपर्टी चाहिए थी। एक भाई के चक्कर में सुरेंद्र मारा गया और दूसरे भाई के बेटी ने नरेंद्र को मार दिया। इंसान पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन खुद की लालच को कंट्रोल में नहीं रख पाता। सर, लालच को कंट्रोल में रख पाता तो पुलिस का काम तो आधा हो जाता। इतनी अच्छी किस्मत है अपनी। अरे आपने कुछ नहीं दिया? हाँ जी, मिठाई दो बेटा। हाँ, ये ईशा हमारी बिटिया और ये हमारी धर्मपत्नी उमा। चाय लीजिए। द्वारकानाथ जी, हमारे तीनों बच्चे ईशा, पीयूष और काजल बड़े ही सुशील और संस्कारी हैं। पापा वो ना आज स्कूल में। ये हमारी बेटी है काजल। काजल, सबको नमस्ते करो। हाय। अरे काजल, तेरे कपड़ों को क्या हुआ? वो हम स्कूल में खेलते वक्त गिर गए थे। जाओ कपड़े बदल के आओ। वो कहा है ना कि काजल हम तीनों में सबसे छोटी है, इसलिए सबसे ज्यादा नटखट है। वो कहते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। मम्मी, समोसा बहुत गर्म है। हमेशा गड़बड़ करती है लड़की। देखना आज फिर ताऊजी से डांट खाएगी। डांट तो खा ली, अब हमें समोसा खाने दीजिए बड़ी मम्मी। छोड़ रख, ये ले जा।
अरे रहने दीजिए वृंदा मामी, हम ले जाते हैं, ये तोड़ फोड़ देगी। हम भी आपके साथ चलते हैं। चल। ईशा, वैसे पसंद क्या है आपकी? मूवीज देखना, खाना बनाना, यही सब। खाना बनाना? अच्छा, हमें तो आज तक कुछ बना कर नहीं दिया। और हमको भी कहाँ खिलाया? तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये लो जूस। अरे होने वाले जीजा जी से मिलने आए है ना पीयूष भैया? और नहीं तो क्या? दिवेश जीजू, हम तीनों भाई बहन है ना, हर जगह साथ जाते हैं, तो अगर आप ईशा दीदी को लेकर गए तो हमको भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। और हमको भी। अरे बाप रे, अब एक काम करते हैं, तुम तीनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद हम ही यहाँ रहने आ जाते हैं। तो बड़ा मजा आएगा, क्यों ईशा दीदी? अवधेश भैया, झिझक कह रहे, बोलिए ना क्या हुआ? द्वारकानाथ जी क्या बोले? अगले महीने देवेश अमेरिका जा रहा है। द्वारकानाथ जी चाहते हैं कि इसी महीने ईशा और देवेश की शादी हो जाए। जल्दी पैसों का प्रबंध कहां से कर पाएंगे? भैया, ईशा भी हमारी बेटी की तरह है, तो शादी का आधा खर्चा हम उठाएंगे। और कल हम शेखर से भी बात करते हैं, वो भी जरूर मदद करेगा। नहीं महेश, बाहर वालों को घर के मामले में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। भैया बचपन का दोस्त है मेरा, वो देखिएगा, वो खुशी खुशी मदद करेगा। हाँ ताऊजी, शेखर चाचा बहुत अच्छे हैं। महेश, तूने हमारा आधा बोझ हल्का कर दिया। अरे भैया, काजल की जब शादी होगी ना तब। हमारी शादी? नहीं ताऊजी, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो मम्मी के साथ रहेंगे। काजल, आने दो काजल को। जेठ जी एकदम ठीक कहते, लड़की हाथ से निकलती जा रही है। शांत हो जा बेटा, महेश गया है ना काजल को लेने। आ गया फोन। हेलो, मिल गए ना काजल? फोन देना से। वृंदा, काजल भारती के घर आई ही नहीं। क्या? तो गई कहाँ वो? महेश, मिली क्या? नहीं। तू चिंता मत कर, किसी ने कुछ कह दिया होगा, यहाँ वहां मुंह फुला के बैठी होगी, मिल जाएगी। चल वहां ढूंढते हैं। काजल मिली? समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई? भैया कहीं नहीं मिल रही भैया, हमको बहुत डर लग रहा है, पुलिस से मदद लेना चाहिए। आपने आखिरी बार काजल को यहीं देखा था? जी हाँ। अरे पापा, रास्ता भूल गए क्या? हमारा घर तो उस तरफ है। बेटा भूला नहीं, बस है ना, मैं काम पूरा करके आ रहे हैं। तो हम भी आपके साथ चलते हैं और आते वक्त हम चॉकलेट ले लेंगे। बेटा तो चॉकलेट तो शंभू चाचा से ले ले, हम बस काम खत्म करके आ गए। काजल की तस्वीर सेल्फ पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर, आसपास की सभी दुकानें बंद हैं। अब तो सुबह जब दुकानें खुलेंगी सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं शर्मा, छोटी बच्ची का मामला सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। पेट्रोलिंग टीम से कहो कि तुरंत बच्ची की तलाश शुरू करें, और पास में नाला वहां भी चेक करो। ओके। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहे हैं? काजल नहीं, कहाँ जा? मुझे जाना पड़ेगा उसमें। आ जाएगी काजल बेटा, तू शांति रखना। भाभी अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। कुछ नहीं होगा उससे, आ जाएगी वो। नहीं आई ना भाभी अभी तक? आ जाएगी ना काजल, तू शांति रखना। किस साल में होगी, कहाँ होगी? भाभी हमको हमारी काजल चाहिए। आ जाएगी बेटा। जी साहब, काजल कल शाम में दुकान पे आई थी हमारे।
शम्मू चाचा, हाँ बेटा, चॉकलेट। ले बेटा। अच्छा, जब वो तुम्हारी दुकान से गई तो तुमने किसी को उसके पीछे जाते हुए देखा था? कोई ऐसा जिसको देख के लगा हो कि शायद वो उसका पीछा कर रहा है? नहीं साहब। सर, इस सीसीटीवी फुटेज में काजल कैप्चर हुई है। एग्जैक्ट 6:13 पर वो इस गली से गुजरी थी और सर यहाँ से उसका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मतलब जो भी हुआ है वो इस 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, तो वो 6:13 के बाद। सर पूरा रास्ता स्कैन किया है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है, लेकिन 6:13 पर किसी ने भी काजल को नहीं देखा और नहीं किसी शोर शराबे की आवाज सुनी। तो क्या ये किसी जान पहचान वाले का काम जो काजल को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया? कोई करीबी? क्योंकि अगर ये किडनैपिंग का मामला होता तो अब तक फिरौती का कॉल आना चाहिए था। वृंदा, पापा नहीं मिल रही। नहीं मिली। वृंदा मिली? नहीं। अम्मा पूरा घर छान लिए, पड़ोसी में पूछ लिया, चाची नहीं मिल रही। कहाँ गई होगी? भाभी, आप और ईशा यही रहिए, हम लोग बाहर जाकर देखते हैं। तो महेश, क्या हुआ? शेखर, वृंदा कहीं चली गई। अरे घबराओ मत, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। वृंदा मामी, मामी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आ जाएगी काजल। महेश जी, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, काजल की पीएम रिपोर्ट। उसकी मौत गला घोटने से हुई है सर। और रेप तो नहीं हुआ सर, लेकिन टॉर्चर काफी किया गया उसे। पीठ और सीने पर जख्मों के कई सारे निशान हैं। 12 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत, और ये सोचकर ही मेरा खून खोल रहा है कि वो हैवान अभी भी आजाद घूम रहा है। शर्मा, वो हैवान मुझे किसी भी सूरत में जल्द से जल्द सलाखों के पीछे चाहिए। कौन बार बार फोन कर रहा है? देवेश के पिताजी हैं, शायद शादी की तारीख फिक्स करने के लिए फोन कर रहे होंगे। शाम को बात करते हैं उनसे, बोल देंगे कि 6 महीने के लिए शादी टाल दें। लेकिन अगर देवेश एक बार अमेरिका चला गया तो फिर पता नहीं कब लौट कर आएगा। तो क्या करें? यहाँ हमारे भाई की बेटी की जान गई और तुमको अपनी बेटी की शादी की पड़ी है, हाँ? भैया, भाभी सही कह रही। अभी शादी टल गया तो हो सकता है कि रिश्ता भी टूट जाए। इससे अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दीजिए। क्या कह रहे हो? सही कह रहे। ईशा और देवेश की शादी इसी महीने होना जरूरी है। सब ऐसा हमने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो हमारे कलेजे के टुकड़े के साथ ऐसा करती। महेश जी, नफरत और जलन किसी भी इंसान को हैवान बना सकती है। आपकी फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश? सर, मुझे एक आदमी पर शक है। किस पे? राधे। कौन राधे? सर, वो यहीं पास में रहता है।
महेश का दूसरे रिश्तेदार भी लगता है, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, बहुत ही गुस्सैल और अड़ियल इंसान है। तो पिछले महीने एक नेहा नाम की लड़की को उसने बहुत परेशान किया था सर। मुझे मारना मत पापा, मुझे मारेंगे, मुझे मारना मत। नहीं मारेंगे, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। इस काजल ने तुम्हें मारा था ना? काजल, बुरी बुरी आंखों वाली काजल, इसने मुझे मारा था इधर लकड़ी से 5 बार। काजल ने तुम्हें मारा इसलिए तुमने काजल को मार दिया? शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा बेटा दिमागी तौर पे कमजोर है, इसे देखकर आपको लगता है कि वो किसी की जान ले सकता है? जानलेवा हमला तो कर ही चुका आपका बेटा कई लड़कियों पर। काजल ने तो पीटा भी था उसे, हो सकता है बदला लेने के लिए। बदला तो महेश और उसका परिवार ले रहा है हमसे साहब। अवधेश, महेश और हम दूर के रिश्तेदार हैं। पुश्तैनी जायदाद के लिए हमारा केस भी चल रहा है कोर्ट में। उसका फैसला हमारे हक में आया, उसी का बदला लेने के लिए महेश हमारे बेटे को फंसा रहा है। हाँ, लेकिन राधे की ज़हनियत की वजह से हमें उसकी कस्टडी नहीं मिलेगी। लेकिन सर, अगर कस्टडी नहीं मिलेगी तो इंटरोगेट कैसे करेंगे? राधे की कस्टडी हमें एक ही सूरत में मिल सकती है, या तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हो या फिर कुछ चश्मदीद गवाह। राधे पर हर वक्त नजर रखो और ये भी पता करो क्या महेश की फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी थी। ये उठे, उठ। अरे कौन आवाज कर रहा है? काजल जहां से गुजरी थी वहां तुम दोनों के नशा करने का अड्डा था, लेकिन काजल की मौत के बाद तुम लोगों ने अपना अड्डा बदल दिया, क्यों? ऐसा कुछ नहीं साहब, हमें तो पता भी नहीं कि वो लड़की। वैसे क्या नाम बताया था साहब आपने? ये देखो, ये वो लड़की है काजल, ध्यान से देखो और बताओ। उस दिन मैंने इस लड़की को देखा था किसी आदमी के साथ। कौन था वो आदमी? नहीं पता ना कौन था वो। ये दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनकी हड्डी पसली एक कर दो। जब तक उस आदमी का नाम याद ना आना है छोड़ना मत इनको। सर, मुझे लगता है नशेड़ियों ने उठाया काजल को और अब कहानियां बना रहे हैं। मुझे राधे के ऊपर डाउट है सर। तो सवाल ये है कि काजल को अगर राधे या कोई और जबरदस्ती उठाकर लेकर गया होता तो काजल शोर तो मचाती। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्यों? हो सकता है सर पीछे से हमला किया अचानक। दोनों नशेड़ी पर नजर रखो और राधे से पूछताछ करते रहो, देखते के सामने आता। राइट सर। और एक बात सर, हमने काजल के नेबर्स और घर वालों से तो बात की है, लेकिन काजल जिस स्कूल में पढ़ती है वहां पे बात नहीं की अभी तक। शर्मा, महज 12 साल की बच्ची थी, स्कूल में ऐसा क्या हुआ होगा ये बात मर्डर तक पहुंच जाए? जुवेनाइल क्राइम्स आजकल काफी बढ़ गए हैं, इसलिए। सर, स्कूल क्राइम और शूटआउट बाहर के देशों में भी देखने को मिले हैं और हमारे यहाँ भी। ठीक है, बात करते हैं स्कूल में। 1 2 3 4 5 6। इसे तो प्रीफेक्ट बनना था ना, चलना आता है नहीं, बनेंगे प्रीफेक्ट। तुम खुद को बुली समझते हो? हम बुली समझते नहीं है बच्चों, हम बुली हैं। स्कूल में सब डरते हैं हमसे। गुड मॉर्निंग सीना सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। देखा कैसे डर गया ना। दोबारा हमें यहाँ हमारे दोस्तों को तंग मत करना, वरना सच में प्रिंसिपल सर को बता देंगे। फिर ना ही तुम प्रीफेक्ट रहोगे और ना ही स्कूल में। उस दिन के बाद से आकाश उसके पीछे पड़ गया था और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। फिर हमने आकाश को 10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया और उसे प्रीफेक्ट की पोजीशन से हटा दिया और उसकी जगह हमने काजल को प्रीफेक्ट बना दिया। मानते हैं सर, हम काजल को बहुत परेशान करते थे, लेकिन हम उसको कुछ नहीं किए। काजल की वजह से आपको 10 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, आपको प्रीफेक्ट से हटाकर काजल को प्रीफेक्ट बना दिया गया। थोड़ा तो लगा होगा ना बेटा आपको? ये कैसा सवाल है सर? ऐसे सवाल पूछ के हमारे बेटे को टॉर्चर मत कीजिए ना सर। हेलो, अरे बोला ना आपको, लोडिंग हमारे सामने होगी, एक छोटा सा काम निपटा के आ रहे हैं ना। हाँ सर, अगर आप बोला ना आपको, पहुंच रहे हैं। क्या कह रहा था मैं, आप हमारे बेटे को परेशान मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट काम? आपके बेटे के फ्यूचर और उसकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बात को समझिए ना सर। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो लड़की मरी है ना, उसकी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट थी। उसका कत्ल हुआ और उसके कातिल को ढूंढना हमारा काम है और ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। हमें पूरा भरोसा है हमारे बेटे
ने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, उसको पकड़ के रखो। नमस्कार सर। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ, कत्ल का कुछ पता चला? हमारे पास रोज बहुत सारे केसेस आते हैं, इंसानों की गुमशुदगी के, हत्या के, अपहरण के। अब क्या करें, हम उन केसेस पे ध्यान दें या पूरा का पूरा पुलिस महकमा तुम्हारे गाय के हत्यारों के पीछे लगा दें? बोलो क्या करें? माँ, ईश्वरी की शादी में ना मैं ये पहनूंगी, अच्छी लग रही हूँ ना? एकदम परी लग रही है। वृंदा, भाभी साड़ी दी है आज पूजा में पहनने के लिए। काहे अपना जख्म कुरेद रही है? हम कहे थे ना, काजल का सारा चीज खुद से दूर कर दो। वृंदा, ईशा भी हमारी बेटी है और 10 दिन के बाद उसकी शादी है, तो ये मातम छोड़ो और शादी की तैयारी के लिए भाभी का हाथ बटाओ। काफी अजीब है सर, काजल की हत्या को अभी कुछ ही दिन हुए और उस घर में शादी भी हो रही है। इतनी जल्दबाजी आखिर किस लिए? सर, वो दोनों नशेड़ी आलोक और प्रेम कुछ बताना चाहते हैं। चलें शेखर? शेखर? सर, क्या शेखर ने काजल को मारा? नहीं सर, हम नहीं मान सकते सर। देखिए, हमें 2 चश्मदीद गवाह मिले जिन्होंने उस रात काजल को शेखर के साथ जाते हुए देखा था। लेकिन सर, शेखर हमारा बचपन का दोस्त है सर। हाँ, मैं मिला था उस शाम काजल से। काजल कहाँ भटक रही है? भूतनी तो भटकेगी और क्या करेगी? अच्छा ये बताए, भूतनी गोलगप्पे खाएगी? तो चल मेरे साथ। फिर तुम काजल को अपने साथ ले गए, उसे मारा पीटा, उसका गला दबाया और उसकी आंखें निकाल ली। इतनी घटिया हरकत, तुम जैसे इंसान को तो जीने का भी हक नहीं। हाँ सर, सही कहा आपने, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे फांसी दे दीजिए सर। ये ड्रामा बंद कर, ये बोल कि काजल को क्यों मारा, कहां मारा और कैसे मारा, वरना मार मार के उगलवाएंगे। मारिए सर मुझे, मारिए सर मुझे। मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ सर। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस केस को क्लोजर नहीं मिला। चश्मदीद गवाह है, कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, भी ऐसा लगता है जैसे केस सॉल्व नहीं हुआ। क्यों सर? पहली बात तो यह है कि शेखर ने काजल को अगर मारा है तो मोटिव क्या था उसने नहीं बताया। उसने काजल को कहाँ मारा नहीं बताया, काजल को कहाँ छुपा के रखा था नहीं बताया, यहाँ तक कि काजल को पेट पर कब लटकाया उसने कुछ नहीं बताया। तो आपको लग रहा है सर शेखर हमसे झूठ बोल रहा है? लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है सर कि कोई खून का इल्जाम अपने सर पे क्यों देगा? यही सवाल तो ध्यान में घूम रहा है, पर मेरी गट फीलिंग कहती है शेखर खूने नहीं। राधे के कोई अपडेट? नहीं सर, उसके घर के आसपास लोग लगाए हैं, लेकिन उस दिन के बाद वो घर से ही बाहर नहीं निकला। शायद बाप ने रुक रखा हो। आकाश और उसके फादर विवेक, उनकी बैकग्राउंड भी खंगालो। हो सकता है टॉपर बेटे के सस्पेंशन से बखलाकर उसने ये कांड किया। सर आज ही अपने खबरों को काम पर लगाता हूँ। पता कर सर, एक बात दिमाग में आई है, ये भी तो हो सकता है सर कि ये शेखर किसी और को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। महेश उसका बचपन का दोस्त।
शेखर ऐसा क्यों करेगा? ये शेखर की फैमिली प्रयागराज में नहीं रहती ना? नहीं सर, 10वीं के बाद मुंबई शिफ्ट हो गया था, लेकिन 3 साल पहले अचानक वापस आ गया और अकेला ही रह रहा है। मुद्दा तो यही है कि शेखर आखिर किसी और के खून का इल्जाम अपने सर क्यों ले रहा है। अब अगर हमें यह जानना है तो हमें शेखर की जिंदगी की किताब के पन्नों को पीछे की ओर पलटना होगा। आज ही मुंबई के लिए रवाना हो और पता करो शेखर का गुजरा हुआ कल। ओके सर। शेखर आज मत जाना ऑफिस। क्या करें, जाना तो हम भी नहीं चाहते, पर हम ना अपना सारा काम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं ताकि अपने बच्चे और तुमको ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें। चलो अपना ध्यान रखना। सब पता नहीं कैसे हुआ, मैं जब घर के अंदर गया सारा सामान बिखरा हुआ था और मेरी बीवी तृप्ति वो भी कहीं नहीं थी सर। बाहर निकल के सब लोगों से पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया। सर प्लीज उसे ढूंढ दीजिए सर मेरी बीवी मां बनने वाली है। क्या शेखर पर उसकी बीवी की मौत का चार्ज लगा था? जी सर, शेखर 1 साल तक जेल में था, डिप्रेशन में चला गया था। फिर जब कोई सबूत या गवाह नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। और दोनों मियां बीवी के बीच अनबन की वजह क्या थी? वो पता नहीं चला। उसकी बीवी तृप्ति मिली? नो सर। उसकी डेड बॉडी? नो सर। मैंने एसएचओ वागले से कहा है कि इस केस में कोई भी अपडेट मिलता है तो वो इन्फॉर्म करे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, शेखर की बीवी तृप्ति गायब हुई 3 साल पहले, तो 3 साल पहले गुजरे उस हादसे का काजल के केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखर ने अपनी बीवी का कत्ल किया था लेकिन सजा से बच गया, अब वही गिल्ट उससे काजल का कत्ल कबूल करवा रहा है? सर माफी चाहते साहब आपको तकलीफ देने के लिए। दरअसल हम नहीं चाहते कि ये बात फैले और हमारी बच्ची किसी मुसीबत में फंस जाए। बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। बोलो भारती, क्या बताना चाहती हो? बोलो बेटा। हाँ मैडम। सर हमने क्या किया सर हमने कुछ नहीं किया सर। ये क्या कर रहे हैं साहब? हमारे बच्चे हैं साहब। इन्होंने क्या किया? सुना है तुम तीनों भाई बहन में बड़ा प्यार था और तुम दोनों में तो कुछ ज्यादा ही प्यार था। इश्क एक नाजायज रिश्ता। तुम दोनों के राज से पर्दा उठ चुका है। अब बेहतर यही होगा कि आगे की कहानी तुम लोग खुद बताओ। बोलो। हाँ सर, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, बचपन से साथ में खेलते कूदते बड़े हुए, और हमें पता है कि समाज कभी भी रिश्ता मंजूर नहीं करेगा, मगर हमने कभी पीयूष को अपना भाई नहीं माना और नहीं मानेंगे। माँ बाबूजी तो बचपन में ही बस हादसे में गुजर गए थे। उसके बाद में महेश मामा और अद्वेश मामा ने ही मेरा पालन पोषण किया। ईशा की शादी हम किसी और से होते हुए नहीं देख सकते थे और ना ही ईशा के साथ शादी हम सबके सामने कर सकते थे, इसीलिए हमने ये रिश्ता सबसे छिपाया था। पीयूष, 1 महीने में शादी हो रही है हमारी। मर जाएंगे लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे। हम तेरी शादी के 1 दिन पहले यहाँ से भाग जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे।
फिक्र मत करना तू, मत कर तू फिक्र, मैं सब संभाल लूंगा। ईशा दीदी, पीयूष भैया। अगर काजल इसके बारे में पूरे परिवार को बता देती तो तुम दोनों के भागने का प्लान चौपट हो जाता। उस दिन तुम काजल को भारती के घर के बाहर मिले थे, झूठ तो बोलना मत, क्योंकि भारती हमें सब कुछ पहले ही बता चुकी है। हाँ ये बात सच है सर, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ईशा को भी समझ में आ गया है, हमने भागने का प्लान भी कैंसिल कर दिया है। सच्ची सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा कि घर वाले चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तुम किसी को बताओगी तो नहीं? ठीक है भैया, हम किसी को नहीं बताएंगे, पर आप अपना वादा तो नहीं तोड़ोगे ना? नहीं, पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है। काजल ने वादा किया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, हमने भरोसा किया था उस पर उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। उसने अपनी दोस्त भारती को सब कुछ बता दिया था। तुम काजल को मिले, अब उसे अपने साथ ले गए, उसे मारा पीटा, उसकी आंखें निकाल ली, उसका गला दबाया। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर, हमने काजल को नहीं मारा। इसी भतीजी की शादी के लिए मरे जा रहे थे ना आप? हाँ, अपनी बेटी के शौक से ज्यादा आपको इसकी शादी की पड़ी थी। ईशा और पीयूष के साथ साथ आप भी मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार हैं। महेश, ईशा और पीयूष जो कर रहे थे वो गलत था, सरासर गलत था, और हम ईशा को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ईशा काजल को मार सकती है। अरे अपनी सगी बहन मानती थी वो उसे। हाँ महेश, हमें तो लगता है कि ये काम सिर्फ पीयूष का है। भैया हम हमेशा आपका इज्जत किए, आपके हर बात को माने, लेकिन इस मामले में अच्छा होगा कि आप कुछ न बोलिए। हाँ बागले, बोलो। क्या शेखर की बीवी तृप्ति जिंदा है? जी सर, ऐसे जो बागले ने ढूंढ निकाला। शर्मा, तुरंत मुंबई के लिए निकलो। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं राकेश से प्यार करती थी। शेखर की कंपनी में राकेश ड्राइवर था। और मैं शेखर को छोड़ना चाहती थी, इसीलिए ये हम दोनों का प्लान था। अपनी आजादी के लिए तुमने एक बेकसूर को फंसा दिया। इससे तो अच्छा होता कि तुम उससे साफ साफ बात कर लेते, डिवोर्स दे देते। मेरे फैमिली वाले मुझे डिवोर्स लेने नहीं देते, पर तब मैंने ये नहीं सोचा था कि शेखर मेरे खून के हिसाब में जेल चला जाएगा। पर एक तरह से मैंने भी सजा भुगती। कैसी सजा? शेखर से अलग होने के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाई। मेरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ। शेखर भी डिप्रेशन में था और अभी भी जेल में बंद है वो। एक बच्ची के खून का इल्जाम है उसके सर पे। सब शेखर कभी खून नहीं कर सकता। वो तो बहुत नेक इंसान है। मैं ही बेवकूफ थी जो उसको समझ नहीं पाई। सर, शेखर की हिस्ट्री जानने के बाद तो तकरीबन यकीन से कह सकते हैं कि ये निर्दोष है। पीयूष और ईशा दोनों अपनी बात पर अड़े हुए, लेकिन दोनों काफी शातिर हैं। एक ही घर में रह रहे थे, अफेयर चल रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन सर, पीयूष के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। पीयूष से मिलने के बाद काजल सीधे अपने घर गई थी, जहां उसके पिता और शेखर उसे मिले थे। यानी कि पीयूष से मिलने के बाद तो बिल्कुल ठीक थी। राधे की कोई अपडेट? नहीं सर, कोई सस्पिशियस मूवमेंट नहीं है। तो फिर आखिर इस केस की चाबी है कहां? एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। काजल सबसे पहले मिली थी पीयूष को भारती के घर के बाहर। उस वक्त बजे थे 5:15 सर।
5:15। फिर वहां से जब काजल अपने घर लौट रही थी तो वो अपने पिता महेश से मिली। टाइम 5:55। फिर वहां से वो शंभू की दुकान पे गई। उस वक्त बजे थे तकरीबन 6:15। 6:15 और 6:30 बजे उसे शेखर मिला और वहां पर आलोक और प्रेम भी मौजूद थे उस वक्त। और उसके बाद से 36 घंटे के लिए काजल गायब थी और 36 घंटे बाद उसे सबसे पहले देखा उसकी मां ने जब उसकी लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। इसका मतलब सर इन 36 घंटों में काजल कहाँ थी हमें सबसे पहले ये पता करना होगा। और सर वो लड़का राधे जिसको काजल ने पीटा था, और स्कूल का वो लड़का आकाश, उसका फादर विवेक। सस्पेक्ट बहुत है हमारे सामने, पर इन सस्पेक्ट्स में से कातिल कौन है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल अभी तक हमारे रडार में आया ही ना हो? जैन सर। सर अभी तक काजल से जुड़े लोगों पे शक कर रहे थे हम, लेकिन इस हत्या के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये काम किसी सीरियल किलर का हो सकता है। हो सकता है हम गलत हो, पर हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। हमें आगे तो बढ़ना होगा, चलते रहना होगा, वाला डायरेक्शन में ही सही। हो सकता है चलते चलते हमें सही मंजिल मिल जाए। सर लोकल पुलिस स्टेशन से केस फाइल की कॉपी मंगवाई है। काजल की तरह इस लड़की रिया, जिसको भी टॉर्चर किया गया था और आंखें निकाली गई थी। इस केस से कोई क्लू मिला? जी सर, एक आई विटनेस है केस का। लड़की को अगवा करने से पहले उसने स्कूल के बाहर एक आदमी को टैक्सी पार्क करते हुए देखा था। कौन है टैक्सी ड्राइवर? सर ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आई विटनेस का कहना था कि उसका हेयर स्टाइल कुछ अजीब सा था। टैक्सी ड्राइवर, अजीब हेयर स्टाइल। काजल की लाश जहां मिली थी वो एरिया अभी भी सील है ना? जी सर। उस पूरे एरिया में पता करो, क्या किसी ने किसी ऐसे टैक्सी वाले को देखा था जिसका हेयर स्टाइल अजीब था? और इस एरिया में जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है सबको खंगालो। गाइस मैं जानता हूं काम बहुत मुश्किल है, बट लेट्स क्रैक दिस केस। टायर मार्क्स की तरफ हमें कभी ध्यान नहीं दिया। सर ये एरिया कभी से सील है, ये सब पहले क्यों हो गया? एक्सपर्ट को बुलवाओ, पता लगवाओ कि टायर मार्क्स किस व्हीकल के हैं। अब इस केस में रोशनी अंधेरे में तीर चलाने से ही होगी। पीयूष जा चुका है और अब उसे कभी याद भी मत करना। अरे शुक्र मना कि देवेश तुझसे अब भी शादी करने के लिए तैयार है। ईशा अब और कोई कांड मत करना। हम वादा करते हैं माँ, अब जैसा बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। सर मैं प्रयागराज में हुए दूसरे सिमिलर केसेस ढूंढ रहा था, तो ये केस मेरे सामने आया, अवनी दीक्षित का। काजल, रिया और अवनी, तीनों केसेस में विक्टिम को पहले टॉर्चर किया गया, उसके बाद उनकी आंखें निकाली गई। और सर इन तीनों में से किसी का भी रेप नहीं हुआ। शर्मा, तुमने एक चीज नोटिस की? इन तीनों विक्टिम्स में एक चीज कॉमन है। क्या सर? तीनों की आंखें भूरी हैं। अवनी दीक्षित केस में विक्टिम के आसपास कोई टैक्सी वाला नजर आया था? नो सर, अभी तो कोई भी आई विटनेस सामने नहीं आया। सर काजल मर्डर क्राइम सीन में जो टायर मार्क्स मिले थे वो एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा है। एक्सपर्ट के मुताबिक वो टायर मार्क्स कम से कम 15 दिन पुराने हैं। 15 दिन यानी लगभग उसी समय जब हमें काजल की लाश मिली थी। मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। उसी रिक्शा में काजल की लाश को लाया गया होगा। लेकिन सर आई विटनेस ने रिया के केस में जिस ड्राइवर को देखा था वो टैक्सी चला रहा था। शर्मा, लेट्स कीप इट सिंपल।
हम एक ऐसे ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं जिसका हेयर स्टाइल अजीब है, फिर वो चाहे रिक्शा चलाता हो, टैक्सी चलाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी टीम को काम पे लगाओ। जब तक ये बंदा मिल नहीं जाता कोई घर नहीं जाएगा। सर ये 2 ड्राइवर्स मिले हैं, दोनों की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने अपने अलीब हैं। 1 मिनट सर, ये आप ही? इसको तो देखा मैंने सर। कौन है ये तो वही ड्राइवर है सर जिसके साथ शेखर की भी तृप्ति भागी थी। राकेश नाम है इसका। सर अभी कुछ देर पहले ही छोड़ा है मैंने, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उठा लेते हैं उसे। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जाने दो उसे, लेकिन नजर बनाए रखो। ये जो भी है अब इसे सबूत के साथ ही पकड़ेंगे। हेलो, हाँ मैं घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। अब लगाइए मेहंदी। तो केदार जी, राकेश को जानते हैं ना? इतने जल्दी भूल गए? अभी तो मिले थे गली में। अच्छी याद आया, लेके जाओ। बोलिए केदार जी, सच का बोझ बहुत भारी होता है, उतार दीजिए। राधे हमारा बेटा, आप तो जानते ही हैं कि वो दिमागी तौर पे कमजोर है। हमारा वंश आगे बढ़े इसके लिए हमने हमसे कम उम्र की लड़की शीला से शादी कर ली ताकि तंदुरुस्त और हेल्दी बच्चा पैदा हो। 3 बार हमारी बेबी उम्मीद से थी, लेकिन तीनों बार बच्चे पेट में ही मर गए और हमें हर हालत में तंदुरुस्त बच्चा चाहिए था। इसलिए हम हमारी बीवी को लेकर बंबई चले गए। कुछ दिनों के बाद हमें तृप्ति मिली, शेखर की बीवी। केदार जी प्लीज शेखर को मत बताइएगा। नहीं बताएंगे, हम हमारी परेशानी में उलझे हुए हैं, इसीलिए तो मुंबई आए हैं। क्या परेशानी है आपको? दूसरी शादी इसलिए की ताकि बच्चा हो जाए। ये मेरा पति है राकेश। बंबई इसलिए आया हूं कि बीवी का इलाज हो जाए तो मैं घर का चिराग मिल जाएगा। राकेश हमें एक बाबा के पास लेके गया, उसने उपाय भी बताया। तेरी पत्नी जिंदा बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे बलि देनी होगी। 3 गायों की बलि, 10 कुत्तों की बलि और 3 भूरी आंखों वाली लड़कियों की बलि देने के लिए कहा। राकेश ने कहा कि गाय और कुत्ते की बलि तो वो खुद दे देगा। जानवर को मारना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इंसान को। काजल को कैसे चुना? किस्मत ने साथ दिया साहब। मेरी बीवी का पहला पति शेखर भी वहीं रहता था, काजल को अच्छे से जानता था। हमने उस रात काजल को रोका और उसे बताया कि तुम्हारे शेखर चाचा की खोई हुई बीवी मिल गई है। शेखर चाचा की बीवी? आप उन्हें जानते हो अंकल? हाँ बेटा, अच्छी तरह से। उनकी फोटो भी है मेरे पास, ये देखो। अभी कहाँ है वो? चलो मेरे साथ, मिलवाता हूँ उनसे। तृप्ति चाची कहाँ है? 2 लड़कियां और उठाई इसने और उनको भी काजल की तरह ही मारकर पेड़ पर लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। उस ढोंगी बाबा को मुंबई में अरेस्ट कर लिया सर, और उसने सब कबूल भी कर लिया। सर कुछ सोच भी नहीं सकता था केदार एक बच्चा पाने के लिए इतना घिनौना जुर्म करवाएगा। अंधविश्वास और लालच का मेल बड़ा खतरनाक होता है। केदार को हर हालत में अपनी संतान चाहिए थी। इसी लालच में वो ये खतरनाक खेल खेल रहा था जिसमें उसका साथ वो सरफिरा राकेश दे रहा था और जिसका फायदा उस ढोंगी बाबा ने भी उठाया। अफसोस सिर्फ इस बात का है, इस खेल में उन 3 मासूम बच्चियों ने
बिना वजह अपनी जान गंवा दी। और शेखर जो बेकसूर होने के बावजूद अपनी बीवी तृप्ति के केस में आरोपी बना, पूरी तरह से टूट चुका था। जब काजल के केस में सस्पेक्ट बना तो उसने खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हम असली कातिल